बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 34 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 34 का नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्राउडिंग। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें एनिमल्स की रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि किस तरह से पॉपुलेशंस जब क्राउडिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल किस तरह से सिम्टम्स एनवायरनमेंट की वजह से एज अ क्राउडिंग जब हो जाता है इन्वायरमेंट या पॉपुलेटेड हो जाता है इन्वायरमेंट, तो किस तरह से वो इन्वायरमेंट हमारी डेली लाइफ में इम्पेक्ट करता है। इन द स्टडीड आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि क्राउडिंग से रिलेटेड इश्यूज इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च जितनी भी हुई है एनिमल्स के बिहेवियर्स पर, ये रिसर्चेज हमें ना पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब के लोगों का इकट्ठा होने के इम्पैक्ट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती हैं। इसके अलावा ये जो रिसर्चेज है फिजियोलॉजिकल मतलब कि जिस्म के काम करने का तरीका और बिहेवियरल फंक्शनिंग मतलब के लोगों के बिहेवियर पर भी असर डालती है या मालूमात भी देती हैं। एनिमल स्टडीज ऑफ क्राउडिंग में आप स्टूडेंट्स को इन द स्टार्टेड इसमें बताया गया है कि एनिमल्स के ऊपर ना क्राउडिंग के इफेक्ट्स को स्टडी के हवाले से ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो पार्ट है उसको हम नेचुरल पॉपुलेशन साइकिल कहते हैं और ये मतलब कि नेचुरली पॉपुलेशन का साइकिल होता है, इस पर इसका फोकस होता है। दूसरा जो पार्ट है वो एक्सपेरिमेंट्स के नाम से है जिसमें ना रिसर्चर्स पॉपुलेशन के कंसंट्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, यानी रिसर्चर्स जो है वो एनिमल्स को एक कन्फाइंड स्पेस में रखते हैं और इनका बिहेवियर को ना ऑब्जर्व भी करते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन साइकिल्स में इन द स्टार्टेड आपको दो तरह की एग्जांपल्स दी गई हैं। इसमें कुछ एग्जांपल इस तरह से हैं कि जैसे कि लेमिंग्स का फिनोमेना जो सी की तरफ माइग्रेट करते हैं, इसको ड्यूबर्स ने 1965 में ऑब्जर्व किया था। और एक और एग्जांपल जो है वो सिका डियर का डाई ऑफ मतलब कि मर जाना, हिरन्स का मर जाना, जो कि जेम्स आइसलैंड पर ऑब्जर्व किया गया था और इसको क्रिश्चियंस फ्लेगर्स और डेविस ने 1960 में ना डॉक्यूमेंट किया था, मतलब कि वीडियो बनाई थी या रिसर्च की थी। मजीद सेकंड पैराग्राफ में आपको लेमिंग्स के हवाले से बताया गया। तो लेमिंग्स जो ना नॉर्वेजियंस रोडेंट होते हैं फील्ड माइस की तरह दिखते हैं, मतलब कि चूहे की तरह दिखते हैं। तो आपको मैं लेमिंग्स की पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये देखें कि माइस की तरह तो होते हैं लेकिन क्या है कि एक्चुअल में माइस नहीं होते हैं, मतलब कि चूहे नहीं होते, रैट नहीं होते हैं और ये क्यूट से होते हैं। आपको मैं इनकी पिक्चर भी दिखा दूँ और ये हाइट में लंबे होते हैं, ठीक है। ये बच्चे हैं जो आपको दिख रहे हैं और इनकी आप डॉक्यूमेंट्री भी निकाल के देख सकते हैं। ये क्यों खुदकुशी करते हैं? एड्रेनल फंक्शनिंग की डिस्टर्बेंस की वजह से खुदकुशी करते हैं जब ये मतलब कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मैं बता रहा था कि लेमिंग्स जो होते हैं ना फील्ड माइस की तरह दिखते हैं, हर 3-4 साल में ना माइग्रेट करते हैं और एंड में कई लेमिंग्स मर भी जाते हैं। माइग्रेट से मुराद ये है कि समुद्र की तरफ जाना या फिर बर्फबारी वाले इलाकों की तरफ जाना या फिर दरिया की तरफ जाना, वहाँ पे जाके फिर खुदकुशी कर लेना। ख़ासतौर पर दरिया में डूबकर ये मर जाते हैं। स्कैंडिनेवियन सफोल्कर्स ने मतलब कि अपनी कहानियों में लिखा है कि यह बिहेवियर इनकी बायोलॉजी में होता है, मतलब कि नस्ली तौर पर इनके शामिल हो गया, इनके बिहेवियर इनके खून में शामिल हो गया और उनका सुसाइडल मतलब कि अपने आप को माना टेंडेंसी होता है, मतलब कि शिद्दत होती है इनके खून में ही शामिल कर दी गई है ये सुसाइडल थॉट्स वगैरह, यहाँ बायोलॉजिकल ही है। लेकिन अगर इस बिहेवियर को क्लोज से मतलब कि करीब से देखा जाए तो ये एक ना फ्रेंजर्ड मतलब के बगैर प्लान के मूवमेंट लगती है जो स्ट्रेस की वजह से होती है और ये फिनोमेना हादसा मतलब कि ये दिखाता है कि जब पॉपुलेशन से डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इनका जो ब्रेन है और एडर्नल फंक्शंस में असर पड़ता है, जो नॉन डायरेक्टेड एक्टिविटी मतलब कि जो बिना किसी डायरेक्शंस के होता है की तरफ लेकर चले जाता है इनका ब्रेन। मजीद सेकंड इस वाले सिमिलरिटी वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि इसी तरह ना क्रिश्चियंस फ्लेगर्स और डेविस ने 1960 में ना सिका डियर का हर्ड मतलब के जो ग्रुप था, इन सिका डियर का जो ग्रुप है, हिरन का जो ग्रुप था, उस पर रिसर्च की थी। इन्होंने देखा कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो एनिमल्स के एड्रेनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं बड़े हो गए थे और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये सजेस्ट करती है कि क्राउडिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स का इकट्ठा होने की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था।
मजीद इस वाले पैराग्राफ में एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल पॉपुलेशन कंसल्टेशंस में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि दूसरी जो अप्रोच है वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कौन सी है, ये दूसरी अप्रोच है। पहली जो अप्रोच कौन सी थी रिसर्चर्स की, नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन साइकिल है। अच्छा, इस दूसरी अप्रोच में आपको बताया गया कि जो एनिमल्स को एक कन्फाइंड स्पेस में रख कर किया जाता है, इस अप्रोच का ये पर्पज होता है, मतलब कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो है वो रख कर किया जाता है। ये कन्फाइंड स्पेस से मुराद ये है कि कैद वाली जगह में रख कर या कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख कर, मुनासिब जगह में रख कर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है कल्होन ने 1962 में किया था, जिसमें नॉर्वे रैट्स मतलब कि चूहों को स्टडी किया गया था। कल्होन ने चूहों को एक ऐसे इन्वायरमेंट्स में रखा था जहां इनके लिए फूड, वाटर, नेस्टिंग मटेरियल्स को कोई कमी नहीं थी। बस एक चीज की कमी थी जो लिमिटेड कर दी गई थी, वो थी स्पेस, मतलब कि जगह। यानी चूहे लिमिटेड एरिया में रहते थे, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने चूहों की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ा दी थी, और मतलब कि चूहे एक छोटी सी स्पेस में इनकी तादाद जो थी, पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे जो डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग चूहे थे उन्होंने ज्यादा स्पेस लेना शुरू कर दिया था, और जो वीक चूहे थे वो क्राउडेड एरियाज में फंस कर रह गए थे। इस क्राउडेड स्पेस को कल्होन ने बिहेवियरल सिंक का नाम दिया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो क्राउडेड एरियाज जिनमें मतलब कि छोटे चूहे फंस कर रह गए थे, इनको बिहेवियरल सिंक का नाम दिया था कल्होन ने। ओवरऑल ये जो स्टडी है ये बताती है कि जब एनिमल्स को ना एक छोटी जगह में बंद किया जाता है ना, जहां इनको रिसोर्सेज, फूड, वाटर्स वगैरह मिल रहे होते हैं, लेकिन क्या कि वो छोटी जगह में होते हैं, लेकिन स्पेस लिमिटेड होती है, तो इनका बिहेवियर ना इनके बिहेवियर में ना ड्रास्टिक चेंजेस आने लग जाती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ में मजीद आपको इस रिसर्च के सिग्निफिकेंस के हवाले से बताया गया। तो बिहेवियर सिंक में ना जो बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज हुई थी, इनको ऑब्जर्व किया गया था चूहों के बिहेवियर्स को लेकर। तो बिहेवियर सिंक के अंदर ना रैट पॉपुलेशंस में कई तरह की एबनॉर्मैलिटीज जो थी वो देखी गई थी, जैसे कि फीमेल रैट्स का नेस्टिंग बिहेवियर जो था इनकम्प्लीट हो गया था। नेस्टिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि अपने लिए घर बनाना जो था फीमेल्स के लिए वो इनकम्प्लीट होना शुरू हो गया था, और ये पूर्वली एग्जीक्यूट जो थी हो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पप्स मतलब कि बच्चे जो थे वो नेग्लेक्टेड, अनदेखे हो गए थे, मतलब कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर है, किस जगह है, और घूमना शुरू हो गए थे। और नर्सिंग बिहेवियर्स जो था, मतलब कि दूध पिलाने का जो बिहेवियर था फीमेल रैट्स में, वो भी डिस्टर्ब हो गया था। इसके अलावा ना जुवेनाइल मतलब कि न्यू जवान मेल रैट्स में ना पेनसेक्सुअलिज्म जो था वो और कैनिबलिज्म्स के केसेस भी देखे गए थे। पेनसेक्सुअलिज्म होता है कि सभी जेंडर्स में इंटरेस्ट दिखाना, मतलब कि मेल्स में भी इंटरेस्ट दिखाना, फीमेल्स में भी इंटरेस्ट दिखाना। अगर ह्यूमंस की बात करें तो बाइसेक्सुअल्स इसे कहते हैं, मतलब कि गे में भी इंटरेस्ट दिखाना, और फीमेल्स में भी इंटरेस्ट दिखाना, और मेल्स में भी इंटरेस्ट दिखाना। और कैनिबलिज्म से मुराद ये है कि दूसरों को मार कर खाने के जो थे रेशो इन रैट्स के अंदर दिखना शुरू हो गई थी। डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ना एग्रेशन जो था और विड्रॉवल्स जैसे बिहेवियर्स भी देखे गए थे। इसके अलावा ना इन्फेंट मोरालिटी मतलब कि बच्चों को मार देना या बच्चों का मरा हुआ पैदा होना, और एबॉर्टेड प्रेगनेंसी मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती थी ज़ाया हो जाती थी रैट्स की, फीमेल रैट्स की, वो भी रेशो देखी गई थी। फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज मतलब कि जिस्म के काम करने में जो गलतियां हैं फीमेल्स रैट्स में, ममेरी मतलब कि दूध देने वाली जो होती थी, और सेक्स ग्लैंड्स मतलब कि सेक्स के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें ट्यूमर्स भी देखा गया था। और दोनों जेंडर्स मतलब कि मेल और फीमेल्स में किडनी, लीवर्स और एड्रेनल ग्लैंड्स में भी एबनॉर्मैलिटीज जो थी वो देखी गई थी। मज़ीद आपको कल्होन की रिसर्च से हवाले से इसमें मज़ीद बताया गया जो इन्होंने रिसर्च की थी रैट्स पे। तो कल्होन की रिसर्च से ना इंसानों में पॉपुलेशन डेंसिटी और पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बीच ना कनेक्शंस पर सवाल उठाए गए थे, जो ये इन्होंने रिसर्च की थी रैट्स पर
तो कोल्हन की रिसर्च के हवाले से ना इंसानों पर किस तरह से ये एनिमल्स की जो रिसर्च है इम्पेक्ट कर सकती है, इस हवाले से सवाल उठाए गए थे। कोल्हन की रिसर्च से ये सवाल उठाया गया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि लोगों का इकट्ठा होना और ह्यूमंस में पैथोलॉजिकल कंडीशंस मतलब कि बीमारियों के बीच कोई कनेक्शंस हो सकते हैं। जो पैथोलॉजिस्ट मतलब कि बीमारियां जो है ना कोल्हन ने आइडेंटिफाई की थी, इनमें ना मॉर्बिडिटी मतलब कि बीमारी जो थी वो मोर्टेलिटी मतलब कि मारने के जो रेट थे मेल्स के, फर्टिलिटी इश्यूज मतलब कि बच्चे होने के जो इश्यूज हैं, इन्फेक्टिव पेरेंटिंग मतलब कि गलत तरीके से बच्चों को पालना, और साइकोटिक डिस्टर्बेंस जो थी ज़हनी बीमारियां भी शामिल थी रैट्स के अंदर, और यही जो है इंसानों में भी आ सकती थी। ये एनिमल्स बिहेवियर को नोट करके जो था ये सवाल उठाया गया कि अगर कोडिंग ज़्यादा होती है तो ये इंसानों में भी आ सकती है। अगर रैट्स के अंदर कोडिंग एक लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा की गया तो ये इंसानों के अंदर भी अगर ये चांसेस आ सकते हैं कि कोडिंग अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, पॉपुलेटेड इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ें आ सकती हैं इंसानों में भी। इनके अलावा ना जो रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस मतलब कि जो चीज़ें इन प्रॉब्लम से जुड़ी होती हैं ना, इनमें ना इन्फेक्शन डिजीजेस और जुवेनाइल्स डेलिक्वेंसी मतलब कि छोटे बच्चों का जो है ना वो मार के खा जाना, और अडल्ट क्रिमिनलिटी मतलब कि जो बड़े चूहे हैं वो भी शामिल थे जो कर रहे थे क्रिमिनल्स वाले काम्स, रैट्स वगैरह जो कर रहे थे। ये सब इश्यूज ना पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ रहे थे, लेकिन इनका कनेक्शंस अभी तक ना पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो सकता। ये रिसर्च हमें ना बताती है कि इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स का बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल आउटकम्स पर कैसा असर पड़ता है, और ये भी समझने में मदद देते हैं ये रिसर्चेज वगैरह कि क्राउडेड इन्वायरमेंट्स का ना ह्यूमन वेल बींग मतलब कि इंसानों की अच्छी सेहत और मेंटल सेहत पर क्या असर हो सकता है। मजीद लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पॉपुलेशन से डेंसिटी का ज़्यादा होने पर ना जो इफेक्ट देखे गए हैं इनमें ये कुछ शामिल है। अब क्या कुछ शामिल है, कोल्हन के काम के बाद और भी ना चीज़ें देखी गई थी जो पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने से होती हैं, जैसे कि मेल रेट्स में स्पर्म्स मतलब कि अंडे की जो प्रोडक्शंस थी या प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई थी, और फीमेल रैट्स में एस्ट्रस जिस्म का एस्ट्रस मराद के जिस्म का वो वक़्त जब वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं का स्टार्ट होने का जो टाइम था वो भी लेट हो गया था। एस्ट्रस का जो ड्यूरेशन है मतलब कि कितनी देर तक ये प्रोसेस चलता है ये भी कम हो गया था, और बर्थ जो थी बच्चे होने भी कम होना शुरू हो गए थे फीमेल्स के, और लीटर्स एक साथ बच्चे जनने का जो प्रोसेस था वो भी छोटा हो गया था। और ये जो था वो रिसर्च जो की थी इस हवाले से फीमेल्स को लेकर के फीमेल्स रैट्स में ये फंक्शनैलिटी अगर देखी गई है तो ये रिसर्च जो हुई थी वो क्रो एंड मिडस्कोवा ने 1930 में और सेडनर ने 1966 और 1968 में की थी। इसके अलावा हाई डेंसिटी जो कंडीशंस है ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हाई डेंसिटी से मुराद ये कि ज़्यादा लोग होने वाले ज़्यादा लोग जो एरियाज में रहते हैं। ये देखा गया कि रैट्स में ना अल्कोहल कंजम्पशंस भी देखी गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना हाई डेंसिटी कंडीशन से ये मुराद ये भी है कि ये रैट्स पे है ना रिसर्चेस, तो वो एरिया जहाँ पे रैट्स का हजूम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इनमें ये भी देखा गया था कि इनको ना अल्कोहल की शराब नोशे की भी जो थी वो एक फैसिलिटी दी गई थी। तो जब ये देखा गया रिसर्च में कि ये शराब भी पीना ज़्यादा शुरू कर दिया था इन्होंने, और कम्प्लेक्स टास्क इनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो गया था, और वो इनकी काम करने की क्वालिटी जो थी वो लो हो गई थी। और ये जो सब कुछ रिसर्च की थी ये गोइगन ने और ग्रेग नव ने और मायर ने 1974 में की थी। मजीद अब चैलेंजेस इन एक्स्ट्रापोलेटिंग फाइंडिंग्स टू ह्यूमन बिहेवियर्स की तरफ आते हैं। तो इसमें द स्टडी आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जो फाइंडिंग्स मतलब कि जो नतीजे एनिमल्स के बिहेवियर पर किए गए थे इनको ना ह्यूमंस मतलब कि इंसानों के बिहेवियर पर भी अप्लाई करते वक्त कुछ चैलेंजेस आते हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला कौन सा चैलेंज आएगा जिसको समझना ज़रूरी है? फर्स्टली पहला जो चैलेंज है, एनिमल्स का बिहेवियर ज़्यादातर ना बायोलॉजिकल मतलब कि जिस्म की वर्किंग पर होता है, और वो लर्निंग और कल्चरल फैक्टर से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होते जितना ह्यूमंस होते हैं।
और ये जो रिसर्च है 1973 में स्वेंसन ने की थी। दूसरा जो चैलेंज होता है वो है ह्यूमंस के पास टेम्परेरी रिलीफ का ऑप्शंस होता है, जबकि इन्होंने क्रोडिट मतलब के जो हजूम वाले इन्वायरमेंट्स में रहना पड़ता है, लेकिन एनिमल्स को ना कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखा जाता है जहां इनके पास कोई टेम्परेरी रिलीफ नहीं होता। और ये जो है 1979 में ना एवंस ने रिसर्च में ये सवाल उठाया था। लास्टली जो चैलेंज है मतलब कि तीसरा जो चैलेंज है वो है ह्यूमन एनिमल्स के कंपैरिजंस में ना ज़्यादा अच्छी तरह से अडेप्ट मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ना इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मतलब कि अगर ह्यूमंस का कंपैरिजन किया जाए एनिमल्स के अकॉर्डिंग तो एनिमल्स जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि ह्यूमंस में ये फैसिलिटी है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, वैल्यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर में इन द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स को बताया गया है कि हालांकि एनिमल्स पर की गई रिसर्च को ना ह्यूमंस के बिहेवियर्स को समझने में चैलेंज जो है आते हैं, ये तो चैलेंज आएंगे, लेकिन ये रिसर्च इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स हमें ना ये समझने में मदद करते हैं, मतलब कि जो एनिमल्स हैं इनकी रिसर्चेस जो हैं ये हमें समझाने में मदद करती हैं कि ह्यूमंस का ना बिहेवियर कैसा हो सकता है, खास तौर पर ना जब डायरेक्ट ह्यूमन टेस्टिंग एथिकल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये देखना है कि क्राउडेड प्लेसेस में रहने से फ्यूचर जनरेशंस पर क्या असर पड़ सकते हैं, तो एनिमल्स की स्टडी बेहतर होती है, क्योंकि ना इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब कि बच्चे देने का जो टाइम है ह्यूमंस के कंपैरिजन में छोटा होता है। ह्यूमंस क्या होता है कि 9 मंथ तक जो है ना वो प्रेगनेंसी का जो है वो चैलेंज होता है, जबकि अगर देखा जाए रैट्स का क्या होता है कि 1.5 मंथ लगते हैं। अगर रैबिट्स का देखा जाए तो रैबिट्स का जो है वो विद इन 1 मंथ जो है वो 9 बच्चे पैदा कर देती हैं। इसके अलावा जो बकरी है वो 6 महीने में 4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये जो है ना एनिमल्स का जो साइकिल होता है रिप्रोडक्टिव का साइकिल ह्यूमंस के कंपैरिजन से शॉर्ट होता है। और न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से ना ह्यूमन एनिमल्स के बिहेवियर्स और बॉडी को ना बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए ना मॉनिटर किया जा सकता है, जो ह्यूमन स्टडीज में एथिकल प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से रिसर्च करने की जो है ना प्रॉब्लम से बचने में मदद भी करती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम ना ह्यूमन रिसर्च को भी कंसीडर करें, क्योंकि ना ये फील्ड ये जो फील्ड है ना अभी भी इतनी डेवलप नहीं हुई है और ये अभी भी हमें ना बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 34। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और इसके अलावा अब मैं इसका ओवरव्यू दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है सभी बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले जैसे कि मैं हर एक लेसन के एंड पे रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें भी कॉमनली रिक्वेस्ट करूंगा, और जाहिर सी बात है कि मैं उन सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रहा रिक्वेस्ट करने, ये रिक्वेस्ट उन सब्सक्राइबर के लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट न्यू चैनल में विजिट करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो काइंडली आप जो है ना साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली प्लीज़ इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटीज को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपनी नफ्सियात को इस्लाम के मुताबिक अगर चलाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी को आपस में रिलेट करके कंबाइन करके समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस्लामिक साइकोलॉजी ही ग्रेट है ओवरऑल। अब आते हैं लेसन के ओवरव्यू की तरफ। तो ओवरव्यू में सबसे पहली ये बात है कि क्राउडेड रिलेटेड इश्यूज जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनिमल्स की रिसर्च ही क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे पहला ये सवाल लॉजिकली तौर पर पूछा जा सकता है। दूसरा ये सवाल है कि एनिमल्स की स्टडी जो है ना क्राउडिंग के टॉपिक को लेकर कौन कौन से जो मेन स्टडीज हैं रिसर्चेज हैं जिसको आप खुद से जो है ना बना सकते हैं रिसर्च के बेस पर। तो नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन साइकिल है और दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल पॉपुलेशन कंसंट्रेशंस हैं। और ओके कंट्रोल एक्सपेरिमेंटली कंट्रोल पॉपुलेशन कंसंट्रेशंस को लेकर जो सबसे जो नामी ग्रामी जो रिसर्च है वो किसकी है, कलहन की है 1962 को। और इन्होंने किस पर रिसर्च की, रैट्स पर की थी रिसर्च। और उसके बाद फिर नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन साइकिल को लेकर जो है वो इसमें किस पर रिसर्च हुई थी या कौन सी एग्जांपल्स हैं इसकी,
तो ये ड्यूबर्स का 1965 का जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था लेमिंग्स को लेकर, ये एक एग्जांपल है। और डाई ऑफ स्कीका की जो है ये जो रिसर्च है, डॉक्यूमेंट्री जो है, ये क्रिश्चियन स्पेलेगर्स एंड डेविस ने 1960 में की थी। ये एक एग्जांपल है, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेमिंग्स क्यों खुदकुशी करती हैं, आपसे सवाल है। तो लेमिंग्स इसलिए खुदकुशी करती हैं क्योंकि जब ये क्रोडिट वाले जब ये क्रोडिट हो जाती हैं, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है, तो इनके ब्रेन में जो है वो एड्रेनल फंक्शंस जो है वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से इनको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से ये खुदकुशी की तरफ जाती हैं। ओके, अच्छा, सिका डियर क्यों करती हैं? सिका डियर का भी यही सिस्टम है, क्योंकि ये डाई ऑफ इसलिए करती हैं क्योंकि जब इनके ब्रेन में एड्रेनल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है तो तब ये खुदकुशी करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, लेमिंग्स किस तरह से खुदकुशी करती हैं, आपसे सवाल है। तो लेमिंग्स जो खुदकुशी इस तरह से करती हैं कि ये दरिया की तरफ चले जाती हैं या माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं, और जहां पे भी इनको ठिकाना मिलता है खुदकुशी करने के लिए ये खुदकुशी कर लेती हैं। ओके, सिका डियर ऑफ का भी यही हिसाब है। ओके, कलहोन की रिसर्च को लेकर रैट्स में जो सिग्निफिकेंट्स निकले थे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वो क्या बताते हैं? तो वो आप बता सकते हैं कि बिहेवियर सिंक जो था कन्फाइंड स्पेस को लेकर ये था, और ये जो बिहेवियर सिंक है ये हमें बताता है कि जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स देखे गए थे रैट्स के, ये इंसानी ह्यूमन बींग्स में भी पैदा हो सकते हैं अगर क्रोडिंग एरिया में इंसान को रहना पड़ जाए तो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कौन से चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन बिहेवियर्स को लेकर देखने पड़ सकते हैं अगर एनिमल स्टडीज को इंप्लीमेंट किया जाए ह्यूमन बिहेवियर पे। तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट चैलेंज है हमें बताता है कि किस तरह से हम एनिमल्स के बिहेवियर्स को ज़्यादातर बायोलॉजिकल तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन यह है कि ये इंसानों पर कम काम कर सकता है, और इसलिए कम काम कर सकता है क्योंकि कल्चरल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसान को मेंटेन करने के लिए, जबकि एनिमल्स में कोई कल्चर्स नहीं होता। ओके, जबकि दूसरा जो चैलेंज है जिसकी वजह से एनिमल स्टडी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है वो ये कि ये टेम्परेरी रिलीफ ऑप्शंस होती है ह्यूमंस के पास, जबकि एनिमल्स के पास ये होता है कि ये कंट्रोल कंडीशंस में रखे जाते हैं, जबकि ह्यूमंस की जो होती है वो टेम्परेरी रिलीफ की ऑप्शंस होती है। तीसरा जो चैलेंज है जिसकी वजह से ये स्टडीज जो है एनिमल्स को लेकर इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती ह्यूमंस बिहेवियर्स पे, और वो ये कि ह्यूमंस एनिमल्स के कंपैरिजन में ना ज़्यादा अच्छे होते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स में ये जो है ना वो नहीं होता, मतलब कि इनको एडजस्ट करना पड़ता है, और मतलब कि एडजस्ट जो है वो बामुश्किल ही करते हैं। जैसे कि अगर फिश को उठाकर मैं कहूँ तुम खुश्की में रहो तो वो एडजस्ट नहीं कर सकती, वो कि समुद्र का जानवर है, तो वो एक लिमिटेड एरिया में उसको उसी के इन्वायरमेंट्स में रखकर उसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लेकिन उसको मैं कहूँ कि तुम मछली हो, तुम अब रहो इसमें खुश्की में, अपने आप को जो है वो इस एनवायरनमेंट के काबिल बनाओ, तो नहीं। तो ह्यूमन जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी न किसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ह्यूमन जो है ना ये रिसर्चेस वगैरह ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है ना वो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट हो सकती हैं एनिमल्स की स्टडीज को लेकर। ओवरऑल इसमें यह था, और साथ में वैल्यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स जो है इसमें ज़ाहिर सी बात है कि किस तरह से जो है ना ये रिसर्चेज हमें एनिमल्स को लेकर ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग करवाती हैं। इसमें बस अपनी तरफ से ना 2-3 पॉइंट्स आप ठोक लेना, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें यह है कि आप ज़रा लॉजिकल पॉइंट्स जो है वो बीच में आप इम्प्लीमेंट कर लेना, तो जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ओवरऑल। और मेरी दुआ है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वीडियो देखता है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला उस स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता करे, और ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल परेशानियां हैं अल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स के लिए उन मुश्किल परेशानियों को सॉल्व करे और आपके लिए ज़रिया आसान बनाए, आसानियां पैदा करें आप स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 35 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।